वी नो कि एटम इतना स्मॉलर इन साइज है कि हम उसे किसी इंस्ट्रूमेंट में रख के मेजर नहीं कर सकते। तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कार्बन 12 को। ठीक है, कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसको एज ए स्टैंडर्ड बना के बाकी हर एटम के हर दूसरे एलिमेंट के एटम को का जो मास है उसको कंपेयर करते हैं। और स्टैंडर्ड हमने कार्बन 12 को रखा हुआ है। ठीक। और इसमें हमने यानी इस स्टैंडर्ड के मुताबिक बात यह है कि 12 यूनिट्स जो हैं उसके वो कार्बन का मास है। ठीक। और जब हम दूसरे एटम के साथ कंपेयर कर रहे होंगे तो हम इसे एज अ स्टैंडर्ड बनाते हुए जितना उनका मास है रिस्पेक्टिवली उसको हम कहेंगे कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव का वर्ड जब भी है तो हम उसे यानी कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ से। तो फिर बता रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम एलिमेंट का जो relative atomic mass है it's the average mass of atoms of that element as compared to the 1/12th of the mass of an atom of the carbon 12 isotope. ओके। और बेस्ड ऑन द कार्बन 12 स्टैंडर्ड, अगर हम कार्बन 12 स्टैंडर्ड की बात करें तो इसका मतलब ये है कि 12 यूनिट्स बने। ठीक है, इसके कार्बन का अपना मास। ठीक। और यानी कि कार्बन के मास के कार्बन 12 का अगर एक यूनिट बात करें तो 1/12 होगा एक यूनिट। टोटल 12 यूनिट है और एक यूनिट जो होगा वो 1/12 के इक्वल है। ठीक। और ये जो 1/12 जो है सिंगल यूनिट इसको हम कह रहे होते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ओके। सो एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली the 1/12 of the mass of the one atom of carbon 12। ओके। और हम एटॉमिक मास यूनिट में इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास इसको सबको लिखते हैं। और इसको ग्राम में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितने ग्राम्स के इक्वल है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स के इक्वल है। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स इस एग्जाम्पल, जैसे उसने प्रोटॉन का मास बताया हुआ है 1.0073 AMU। फिर इसमें से न्यूट्रॉन स्लाइटली हैवियर है 1.0087 AMU। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU। और रिस्पेक्टिवली उनको ग्राम्स में कन्वर्ट करके भी उसकी वैल्यू बताई गई है। सो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ मेनी AMU हैव 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज, यानी 1 ग्राम सब्सटेंस में कितना एटॉमिक मास यूनिट है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक। तो 1 AMU हमें पता है कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स के इक्वल है। तो 1 ग्राम कितने AMU के इक्वल होगा? 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 विच विल बी इक्वल टू 23 AMU। सो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इतने AMU के इक्वल है। नेक्स्ट, यस, एटॉमिक मास यूनिट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज एटॉमिक मास यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? Yes, atomic mass unit is a system international unit and it is also represented by small u. And we have already read about the relationship between atomic number and atomic mass. What it is, we have already focused on it कि जैसे atomic mass A से atomic number Z से represent होता है। So we know कि किसी भी atom का जो mass है वो प्रोटॉन नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल है। सो यही इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रही है कि अ, जो रिलेशनशिप है वो क्या है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के में। ठीक है, ये नंबर है। ओके। व्हाट अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास? वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड कार्बन 12 atom's mass, right? So why atomic mass of an atom is defined as relative atomic mass is defined as relative atomic इसीलिए कह रहे हैं because we are comparing it with carbon 12 mass, right? तो उसको स्टैंडर्ड बना के उससे कंपेयर करके तो लिहाज कंपेयर करके हम देखते हैं कि हर दूसरे एलिमेंट के एटम का कितना मास बन रहा है। सो दैट्स व्हाई हम इसे relative atomic mass कहेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हमें पता है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसमें केमिकल फार्मूला है और हर केमिकल फार्मूला में एलिमेंट को के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। ठीक है, एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, सिमिलरली कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला एंड ईच केमिकल फार्मूला
जो है उसके कुछ कंसिडरेशन स्टेप्स हैं। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस की सिग्निफिकेंस क्या है केमिकल फार्मूला की, कि किसी भी सब्सटेंस का नेम जैसे वाटर है तो वो भी शो हो रहा है, H2O से पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो ये हमें इससे देख के आइडिया हो जाएगा कि नेम ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या इसमें मौजूद है। It also represents one mole of molecule in the balanced chemical equation, and it is in fact one mole of formula unit of the compound. Alright, it indicates the mass of the compound in AMUs or grams. Okay, so basically all of these are way too generic significances of chemical formula, कि हमें एलिमेंट बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि एक मोल में जो सब्सटेंस में बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनफैक्ट ये एक मॉलिक्यूल है, फार्मूला मोल यूनिट किसी भी कंपाउंड का है तो उसको बता रहा है जेनेरिक। ठीक। और जो मैसेज है उसको एमयू से ग्राम्स में शो किया जा रहा होता है केमिकल फार्मूला में। ठीक। ओके, सो नेक्स्ट आगे जो उसने कहा कि कौन से फॉलोइंग स्टेप्स हैं। एक तो ये कि जब भी हम केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि जो सिंबल्स हैं दो एलिमेंट्स के वो साइड बाय साइड लिखे हों इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन, यानी पॉजिटिव आइन हमेशा पहले लिखा गया और नेगेटिव आइन बाद में लिखा गया। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव पहले लिखा गया वो एलिमेंट में, और नेगेटिव वाला नेगेटिवली चार्ज आइन एलिमेंट का वो बाद में लिखा गया। और valency of each ion is written on the top right corner of its symbol। जैसे मैंने अभी यहाँ पे n के ऊपर यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में पॉजिटिव चार्ज या +2 चार्ज या माइनस चार्ज, ठीक है, तो ये जितने भी रिस्पेक्टिव आयंस के चार्जेस हैं वो टॉप राइट कॉर्नर में उस फार्मूले के सिंबल सिंबल के साथ ही नहीं आएंगे। ठीक है। फिर थर्ड एक पॉइंट जो कि कंसिडर करना है हमें जब भी हम केमिकल फार्मूला लिख रहे होंगे, वो ये कि दिस वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ओके, यानी कि NaCl को इसने क्रॉस एक्सचेंज मेथड से भी यानी बताया जा सकता है। और हम दूसरी साइड पे ले आते हैं, जैसे यहाँ पे NaCl के केस में तो दोनों वन वन चार्ज है तो इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे देखें तो Ca+2 क्लोरीन माइनस है। तो जब उसने यहाँ पे लिखा है कंपाउंड का केमिकल फार्मूला, तो उसने CaCl2, ठीक है, तो क्रॉस एक्सचेंज करके जो इसका टॉप राइट है वो दूसरे एटम के जो दूसरे एटम का जो सिंबल है एलिमेंट का लिखा हुआ उसके जो बॉटम पे लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस एक्सचेंज होकर तो CaCl2 बन जाएगा इसी तरह से। इसके ऊपर जो +2 चार्ज है ये यहाँ पे -2, ये तो वैसे ही दूसरे सेकेंड +2 -2 एक एक सेम है तो इनके यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। ठीक, जब डिफरेंट होंगे तो तब हम लिख देंगे। If the balances are same, they are offset and not written in chemical formula। सो जैसे ऊपर के केस में हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड के सेम केस में कि the balances are almost same, तो वो आप एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो हम केमिकल फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे। सो ये चीज़ उसने एक्सप्लेन की है कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होने का मतलब ये ऑपोजिट साइंस दे विल बी ऑफसेट एंड द फॉर्मूला विल बी रिटन एज इट इज, व्हाइल इन द केस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड जो डिफरेंट चार्ज था, मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, तो वो दूसरी साइड पे चल जाएगा। रेडिकल का हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे बाइकार्बोनेट है, ठीक, इस तरह के जो चार्जेस हैं, यहाँ पे सल्फेट या फॉस्फेट है, तो ये यानी ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर चार्ज हो तो हम उसे कहते हैं कि ये रेडिकल आयन है। ठीक। अम, तो वो कह रहे हैं कि अगर रेडिकल के केस में जैसे ये सल्फेट है या फॉस्फेट है, तो नेट चार्ज जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो वो बताएगा, नेट चार्ज बता रहा होगा वैलेंसी ऑफ द रेडिकल को। ठीक, यानी हम फॉस्फेट का या ऑक्सीजन का अलग अलग से नहीं बताएंगे, ओवरऑल इस इन दोनों इन सब के जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उसका इकट्ठा चार्ज यहाँ पे बता रहे, वैलेंसी बता रहे होंगे। ठीक। तो हम क्रॉस एक्सचेंज जब करेंगे तो ये वाला फार्मूला नेगेटिव रेडिकल को हमेशा पेरेंथेसिस में लिखेंगे केमिकल फार्मूला लिखते हुए। फॉर एग्जांपल जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो Al2SO4 लिखा जा रहा है, एंड दैट ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट एज Ca3PO4। सो मतलब ये कि एल्यूमिनियम के केस में देखें तो एल्यूमिनियम +3 चार्ज और सल्फेट
जो है वो हमारे पास -2 चार्ज। तो नेगेटिव वाला हमेशा रेडिकल हमने पैरेंथेसिस में क्लोज करके लिखा है और हमने उसी तरह से ही क्रॉस एक्सचेंज किया है वैलेंसीज को। तो जो एल्यूमिनियम का +3 था वो इसके यहाँ पे आ गया, दूसरे के बॉटम दूसरे आयन के बॉटम पे, और इसका जो -2 चार्ज सल्फेट वाला -2 चार्ज है, तो वो 2 चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक। और हमने हमेशा पेंसिल्स नेगेटिव जो रेडिकल आयन है उसके ऊपर लगानी, उसके सराउंडिंग में लगानी है। ओके, सो नेक्स्ट नाउ मूव टुवर्ड्स द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है बेसिकली ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एटम्स की किसी भी कंपाउंड के अंदर। ठीक। तो द सिंपलेस्ट केमिकल फार्मूले दो टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सिंपलेस्ट वाला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला ही है, जिसमें हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स किसी भी जो कंपाउंड में प्रेजेंट है वो शो करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक यही फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ C6H12O6, तो इसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो बनती है CH2O। राइट। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला, ये मोलेकुलर फार्मूला हो गया। ठीक। और ये उसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है जिसमें सिंपलेस्ट जो मिनिमम पॉसिबल होल नंबर रेशियो बनती थी कि डिवाइडेड बाय 6 करें सबको, तो होल नंबर रेशियो ये बन रही है 1:1। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। एंड सो इस केस यहाँ पे इसने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ सिलिका, जो कोवलेंट कंपाउंड है वो 1:2 में, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक। सिलिका SiO2 की फॉर्म में है, तो सिलिकॉन 1 और ये इसकी ऑक्सीजन की 1:2 इस तरह से मौजूद है। इस देयरफॉर इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो SiO2 ही है, यानी जो उसका केमिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला है इस केस में, बिकॉज 1:2 से ज़्यादा सिंपल फॉर्म अब हो नहीं सकती। अब जो ग्लूकोज का केस है, ठीक, ग्लूकोज के केस में जो सिंपलेस्ट रेशियो बनती है, ठीक, C6, अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी C6H12O6 की। ठीक। तो इनकी जो सिंपलर होल नंबर रेशियो बनती है 1:2:1 बनती है, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। तो इसलिए H2O CH2O ही इज द empirical formula. Okay, so as discussed earlier, the ionic compounds exist in three-dimensional networks. Yes, ionic compounds जो है वो क्रिस्टल लैटिसेस बनाते हैं, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग की में नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं. So each ion is surrounded by opposite charges in such a way to form a electrically neutral compound. Therefore, the simplest unit taken as a representative of the ionic compound is the formula unit. हाँ यस, तो जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में आयनिक कंपाउंड है। ठीक। तो इसमें जो क्रिस्टल लैटिसेस बने होंगे, और मतलब इस तरह से नेटवर्क्स बने होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के सराउंडिंग में, कि वो एक फार्मूला यूनिट बना रहे होंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट है, वो फार्मूला यूनिट कहलाएगा आयनिक कंपाउंड्स के केस में. So it is defined as the simplest whole number ratio of ions as present in the ionic compound. तो फार्मूला यूनिट बेसिकली उसमें सिंपलेस्ट वन नंबर रेशियो फाइंस बता रहा होगा, जो कि अनब्रेकेबल एक स्मॉलेस्ट एंटिटी है उन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर. इन अदर वर्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स हैव एम्पिरिकल फार्मूला. For example, formula unit of the common salt consists of NaCl, and simple car formula is NaCl. For similarly, formula unit of potassium bromide is KBr, and its empirical formula is also the same. So जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट ही फार्मूला यूनिट से कर रहे होते हैं, तो वो फार्मूला यूनिट से बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला ही होते हैं, बिकॉज वही सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियोज हैं. ठीक. किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर, सो जो उनका फार्मूला यूनिट होगा आयनिक कंपाउंड के केस में, वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा मोस्ट प्रोबेबली. राइट. लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के केस में, क्योंकि हम मोलेकुलर फार्मूलाज दे रहे होते हैं, केमिकल फार्मूले दे रहे होते हैं, तो उस केस में वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात बता रहे होंगे, तो उसमें एम्पिरिकल फार्मूला और जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिफरेंट हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, इसकी जरा डेफिनेशंस पढ़ने के. मॉलिक्यूल्स जो है वो
ऑफ कोर्स एटम्स के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, सो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट। वो मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्मूला है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे होते हैं, जो कि ये बताते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कौन से एलिमेंट के एटम्स मौजूद हैं और कितने कितने तादाद में मौजूद हैं। सो इसलिए उसने इस फार्मूला से उसको रिप्रेजेंट किया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला एंड एन इन द बॉटम। ओके, तो सो उसने सबस्क्रिप्ट में एन लिखा, जबकि एन क्या बता रहा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ बेंजीन, तो हमें पता है कि C6H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बेंजीन का कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल है, ठीक। तो उस हर कॉर्नर पे एक कार्बन है और उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, सही। तो ये टोटल C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला बना रहे होते हैं। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH है, एंड वी नो कि अगर हम इसको इनक्लोज करें 6 से, सो ये एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन फिट्स राइट इन इट। Okay, so molecular formula may be same or multiple of the empirical formula. In some cases, it will be the same, while in some, just like in the case of ionic compounds, we have said, यहाँ पे जैसे सिलिका की हमने बात की थी, इसमें empirical और molecular formula same होंगे। लेकिन कुछ सिचुएशंस में जैसे बेंजीन देखा, ग्लूकोज देखा, इनमें डिफरेंट है। तो ये n टाइम्स होगा empirical formula, n times of empirical formula will actually give us the molecular formula. Okay, so now in the table they have told us about some empirical formulas and molecular formula, and some of them we have already go through them. Just like for example, in the case of hydrogen peroxide, HO, empirical formula H2O2, molecular formula benzene, अभी हमने देखा CH and C6H2। ग्लूकोज को भी हमने देख लिया हुआ है कि किस तरह से empirical उसके molecular formulas हैं। um okay, so in the case जैसे मैंने सिलिका की एग्जांपल दी थी कि सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl, इसी तरह से और एग्जांपल्स भी हैं। वाटर कंपाउंड्स की एग्जांपल्स में, कंपाउंड्स की अगर एग्जांपल देखें तो वाटर है और HCl है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऊपर हमने जो NaCl वगैरह की एग्जांपल देखी थी, दे वर इन फैक्ट द आयनिक कंपाउंड्स, राइट। ठीक। तो NaCl आयनिक कंपाउंड था, लेकिन अगर हम कंपाउंड्स देखें तो वो वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सिलिका हो सकते हैं। अब इसमें अगेन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास बता दिस। तो जो भी हमने मॉलिक्यूल देखा, ठीक है, कि जो एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, तो उन सब के एटम, सब एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम उस एक मॉलिक्यूल में वो हमें बताएगा। किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के एटम्स का जितना सम है एटॉमिक मासेस का, वो हमें बताएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ क्लोरीन, फॉर 71 है, और वाटर के केस में 18 है, एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड इट इज 44 AMU। एंड वी नो कि जैसे वाटर है, हाइड्रोजन का 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2, एंड ऑक्सीजन का 16। सो ये 2 + 16 18 हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन 12 और ऑक्सीजन का एक का 8 और 16, राइट। एक 16 और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 32। सो वी नो कि अगर मैं 12 करूँगी, इससे प्लस करूँगी, तो 44 AMU उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट उसने हमें एक एग्जांपल दी है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसके एलिमेंट वाइज देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14। ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16, और यहाँ पे 3 है। सो इट विल बी कि हम 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो 48 आएगा। तो 48 प्लस 1 1 + 14, सो इट विल गिव अस, इसको सम अप करना तो ये तकरीबन 63 MV आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा नाइट्रिक एसिड के केस में। ये साइड के एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन का इतना,
तो मल्टीप्लाई करेंगे जब रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास 63 AMU आंसर आ जाएगा। ओके, सो इसी तरह से जो एनी कंपाउंड्स हैं जो 3D स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, हम फार्मूला यूनिट से मेयर करें तो उनका जो मैथ होगा उसे फार्मूला मैथ कहेंगे। कि फार्मूला मैथ क्या है कि इज द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड के केस में सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35। ठीक, तो दे विल एड अप टू मेक 58 एटॉमिक मास, राइट। बेसिकली इसका क्लोरीन का 35.5 होता है, तो ये 58.5 एटॉमिक मास NaCl का हो जाएगा। ठीक, इस तरह से CaCO3 के केस में भी इसका जब हम एड अप करेंगे तो ये 100 AMU बनेगा। तो फार्मूला यूनिट वी नो कि ये, यानी जो किसी 3 डायमेंशनल जो इसका क्रिस्टल एड्रेस है उसके अंदर स्मॉलेस्ट एंटर ही है जो कि मतलब कॉम्बिनेशन होगा उन सारे एटम से मिलके जो बना हुआ उसके सम को हम कहेंगे कि वो फार्मूला में है फिर। ओके, so now moving towards the next topic. Okay, so now we have to calculate the formula mass of potassium sulfate. So formula यूनिट उसने हमें बताया हुआ है क्या है, K2SO4। तो पोटेशियम का एक का एटॉमिक मास है 39, यहाँ पे दो है। सल्फर के केस में एटॉमिक मास है 32। ऑक्सीजन के केस में एक का 16 मल्टीप्लाई बाय 4, सो दैट विल बी 64। और ये 39 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 78। तो 78, 32 प्लस 64 will give us the answer of the formula mass of potassium sulfate. ओके, सो एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट में क्या रिलेशन है? बेसिकली जो एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट है दे विल बी सेम। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर एज वेल कि जो फार्मूला यूनिट है वो बिल्कुल जो है ना बताता है उन उस रेशियो के बारे में, होल नंबर रेशियो बता रहा होता है, सिंपलेस्ट वाली ही, जिन आयन से या एटम से वो मिलके बने हैं। ठीक, और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही कर रहा है। सो बेसिकली दे बोथ आर सेम, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स के केस में उनका एम्पिरिकल और फार्मूला यूनिट दोनों सेम ही होते हैं। Okay, so how can we differentiate molecular formula and empirical formula? So now we know कि जो molecular formula है इसकी जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी कि empirical formula times n, where n is the number of atoms, right? तो जैसे हमने यहाँ पे if you're able to recall it, right? सो ये हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका रिलेशनशिप पढ़ा था। सही, तो एन कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन, कि कितने टाइम्स वो होल नंबर के इसके इक्वल आते हैं। ठीक, सो ठीक, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एक्चुअली इट टेल्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। ठीक है, इट कैन बी एन टाइम्स दैट ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसके हम एग्जांपल भी बता सकते हैं, जैसे बेंजीन और बेंजीन का केस था या ग्लूकोज का केस था। सो ऐसे एग्जांपल्स भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूलाe एज फार्मूलाज और यूनिट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, सो इसमें से आयनिक कंपाउंड्स कौन से हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन से हैं? ठीक, सो हाइड्रोजन peroxide इज अ मॉलिक्यूल, मीथेन इज अ मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज अ फार्मूला, यानी फार्मूला ही होएगा। और यूनिट मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन दोनों को जरा, अरे पोटेशियम ब्रोमाइड लग रहा है कि ये फार्मूला यूनिट है, राइट। सो एंड सो इज द केस विद द बेरियम कार्बोनेट। बाकी जैसे इसकी सिंपलेस्ट फोर नंबर रेशियो बन सकती है इफ वी गो थ्रू देम इंडिविजुअली। तो H2O2 की भी
सिंपल होल नंबर रेशियो बन सकती है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, राइट, HO। सो इस केस में ये अगर हमने फार्मूला है या यूनिट मॉलिक्यूलर फार्मूला है देखना हो, तो हम कैसे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये यूनिट यूनिट का मतलब यही होगा कि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो शो कर रहे हो। ओके, सो नाउ इफ यू डिफरेंशिएट इट, तो ये सारे मॉलिक्यूलर मैसेज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जी, बेरियम कार्बोनेट और के भी आर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इट विल बी द empirical you know the unit molecular formula. Okay, so for moving on the next, एसिटिक एसिड का empirical formula क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो ये बनता है C2H4 and O2। तो इसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनेगी CHO, राइट, डिवाइडिंग बाय 2, and we will get the simplest whole number ratio which will be its empirical formula। और अगर हम इसका molecular mass निकालें, so it is easier, right, molecular formula में से ही तो इसका molecular mass निकलेगा, ठीक है। so it will be कि कार्बन को 2 टाइम्स, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का 16। तो इनको जब हम ऐड अप करेंगे, सो वी विल गेट द molecular mass of acetic acid। सो द नेक्स्ट उसने अब हमें तीन molecular फार्मूला दिए हुए हैं, दे ही हैज आस्क्ड फार्मूला में इसने निकाले। सो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के केस में जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो है 23, ठीक है। सल्फेट जो है उसका 32, सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का एक का है 16 multiplied by 4 which will give us 64, ठीक। तो हम 23, 32 और 64 को निकालेंगे तो हमें Na2SO4, और इसको भी 22 को भी मल्टीप्लाई करना है 2 से, बिकॉज Na2 है यहाँ पे, Na2SO4 का हमें फिर मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। सो इस केस में जिंक, जिंक के केस में जिंक का जो अपना मास है 65 है, सल्फर का 32 है, और ऑक्सीजन O4 का 64 है। कॉपर के केस में 64 इसका एटॉमिक मास है कॉपर का, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का एक का 16। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो इनका सम कॉपर कार्बोनेट का, क्यूप्रस कार्बोनेट का एटॉमिक मास आ जाएगा। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट उससे हमें आयंस का पता है कि आयंस के टाइम्स आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। सो आयन इज एनी ग्रुप ऑफ एटम्स, यह ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज है, वन स्टेबल होगा तो उसके ऊपर चार्ज है, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज देन वी विल से इट इज कैटाइन, और इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज देन वी विल से इट इज एनाइन, ठीक। सो any group of atoms or any atom or group of atoms having positive charge is known as cation। for example सोडियम और पोटेशियम, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटाइंस है, और इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो एटम शेल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी है, राइट। और ये कैटाइंस तब बने कि जब उसके जो स्टेबल एटम था सोडियम का जैसे, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, ओके। और फिर उसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक, Na+, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया था। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा स्टेबल एटम के ऊपर, और वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इसको याद रखने का देखा ये कि एन आयन इज अ नेगेटिव आयन, ए नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, एंड बाकी आयन एज इट इज, ठीक। सो एन इज अ नेगेटिव आयन, तो कैटायन इसका ऑपोजिट है, वो वैसे ही याद रह जाएगा, सही। सो इज द केस हियर, जैसे मैंने एग्जांपल सोडियम की दी थी, हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम है, उसके एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैटायन बन गया। और अगर इस तरह से एनाइन सोडियम के केस में, और अगर फर्स्ट करें कैल्शियम का केस देखें, तो इस केस में उसने दो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की उसकी कैपेसिटी है, उसने दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसके ऊपर 2+ यानी डबली पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑलराइट। सो ये तो एग्जांपल्स हो गई कि उन्होंने अपने चार्जेस जो है वो पॉजिटिव
गेन आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करने, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेते हैं, क्लोरीन, ठीक, तो क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर ऑक्सीजन, अगर जैसे ऑक्सीजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो इसलिए उसके ऊपर डबली नेगेटिव चार्ज है, 2 माइनस, राइट। सो ये हमारे पास एनायंस की फॉर्मेशन आ गई। अब एटम और आयन का डिफरेंस क्या है? एटम रिलेटिवली स्टेबल है, वी नो इट, कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जबकि आयन क्या है? ये किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, राइट। um ओके, आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयन है और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। एटम can exist independently and in some conditions it cannot exist independently, like it depends कि अगर एटम स्टेबल भी है या न्यूट्रल है, लेकिन अगर वो नोबल गैस की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाह रहे हैं, अपना आउटलेट फिल करना चाह रहे हैं, तो वो तब वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी करता, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है। लेकिन जो आयंस हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस हैं, तो कंटिन्यूसली सराउंडिंग से ऑपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे और उनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। और एटम जो है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जबकि आयन के ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल मतलब यानी जो ग्रुप ऑफ एटम है मॉलिक्यूल, वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करे तो वो फिर मॉलिक्यूलर आयन बना देता है। जैसे एटम कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करे तो वो आयन बनता है, तो इसी तरह से मॉलिक्यूल जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है, सही। सो मॉलिक्यूलर आयन या रेडिकल जो है वो एक ऐसी स्पीशीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, ठीक। और जैसे दूसरे आयंस की तरह they can be cationic molecular ions or there can be negative yani anionic molecular ions based on the charge present on them, right? So the cationic molecular ions हैं वो usually abundant है as compared to the anionic ones, negatively charged कम है molecular ions और positively charged, जैसे मीथेन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, इन सबके usually पॉजिटिव चार्ज मीन्स इनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है rather than gaining it or attracting an electron। और जब भी हम किसी गैस को में से गैस में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पास करवाते हैं तो अम, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो जाते हैं और हमें जो मॉलिक्यूलर आयंस मिल जाते हैं। सो बेसिकली डिस्चार्ज के ट्यूब के अंदर किसी भी गैसियस स्टेट में मौजूद मैटर की हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के साथ बोmbardment से मॉलिक्यूलर आयंस की फॉर्मेशन होती है। सो मॉलिक्यूल, जैसे हमने एटम और आयन का डिफरेंस पढ़ा था, वैसे ही अब मॉलिक्यूलर मोलेकुलर आयन का डिफरेंस है। सो मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मेटल कंपाउंड जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा होगा, and shows are the properties of that of compound। So it can exist independently, molecule independently exist कर सकता है, it doesn't it will never combine to any other molecule to gain stability, unlike atoms। जबकि मॉलिक्यूलर आयन है तो आयन मीन्स कि उनके ऊपर चार्ज है तो वो स्टेबल नहीं हो सकते, इज फॉर्म बाय। और ये कैसे बना होगा? ये गेन और लूज करने के इलेक्ट्रॉन जब किसी मॉलिक्यूल ने गेन और लूज किया तो तब वो मॉलिक्यूलर आयन बन गया। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बना है, जबकि ये आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से बना है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में डाला और इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, ठीक। इट इज अ स्टेबल यूनिट, जबकि ये एक रिएक्टिव स्पीशी है। मॉलिक्यूलर आयन एक रिएक्टिव स्पीशी होगी, स्पेशली इफ इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। सो फ्री रेडिकल्स जो है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स है जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। मॉलिक्यूलर आयंस क्या थे? मॉलिक्यूलर आयंस था कि मॉलिक्यूल ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किया, सो फ्री रेडिकल्स हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनके ऊपर ऑड नंबर ऑफ यानी अनपेयर्ड एन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सही। यानी नेगेटिव चार्ज पूरा नहीं होएगा या पॉजिटिव चार्ज पूरा नहीं होगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में नहीं है, सही। तो जैसे हाइड्रोजन प्लस, ठीक, या फिर क्लोरीन, ये जो नेसेंट है, ठीक है, इसलिए इसके सिंबल्स में जो
क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन शो करना है तो वो चार्ज पूरा नहीं बन रहा होता, इसलिए उसमें डॉट शो कर दिया जाता है, ठीक है, सिंबल के ऊपर। Okay, so homolytic breakage of bonds between two atoms will actually produce free radicals. जब भी हम किसी भी एटम जो है मॉलिक्यूल है उसके ऊपर से दो एटम्स के दरमियान, मतलब ए और बी, ये बॉन्ड बना हुआ है, और हमने जब इसके ऊपर हीट या लाइट एनर्जी पास करवाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से होमोलिटिक यानी इक्वल ब्रेकेज होगा दोनों साइडों से, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। सो इसके नतीजे में जो रेडिकल बनेगा उसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा कि वो हम उसे नेगेटिव चार्ज कह सके। एक ही मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आएगा तो नेगेटिव चार्ज हो बढ़ाता, लेकिन क्योंकि एक लोन एक इलेक्ट्रॉन आया, पेयर नहीं आया, सो इसलिए वो फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही डॉट की फॉर्म में शो हो रहा है। Okay, so free radical is extremely reactive and it has tendency to complete its off state. Of course, जब उसके ऊपर एक चार्ज पूरा नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अनपेयर्ड है, तो इट विल बी हाईली अनस्टेबल, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रिएक्टिव भी उतना ही ज्यादा होगा। सो एक आयन में और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ये थोड़ा इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, both cationic and ionic molecular ions are present in it. So plasma जो fourth set of matter है, इसमें ionic और cationic दोनों molecular ions present होते हैं। ओके, सो molecules में उसने बताया कि फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं। जैसे क्लोरीन है, तो वो सनलाइट के एक्सपोजर से फ्री रेडिकल्स बना रही है, ठीक। इसी तरह से यानी होमोलिटिक ब्रेकेज हुई है क्लोरीन के एटम्स की आपस में, बॉन्ड जो था इसकी होमोलिटिक ब्रेकेज हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। सो पूरा चार्ज हम नहीं बताएंगे कि माइनस आया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आया, सिर्फ एक ओनली इलेक्ट्रॉन आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसी तरह से मीथेन के केस में क्या होगा, ब्रेकेज के बाद, ठीक है, जो मिथाइल ग्रुप है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा, सही। सो these will be the free radicals. Now let's move towards and read this differentiation table between ions and free radicals. Okay, so जैसे ions हैं तो इनके ऊपर भी चार्ज है, वी नो दैट, बट इनके ऊपर जो है और चार्जेस नहीं है, अनलाइक फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स के केस में ये ऐसे एटम्स हैं जिनके ऊपर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर चार्जेस हैं, जबकि इनके ऊपर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे हम डॉट से शो करते हैं, ठीक। इसी तरह से जैसे हमने क्लोरीन की एग्जांपल में पढ़ा था। ओके, और आयन जो है वो सोल्यूशन या क्रिस्टलाइटिस में एग्जिस्ट करते हैं और इनके ऊपर हीट का कोई, लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक, इनकी फॉर्मेशन में। लेकिन फ्री रेडिकल्स के केस में ये एयर में और सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं यूजली, और इसके अलावा ये कि इनकी फॉर्मेशन होती ही लाइट की प्रेजेंस में है, सो दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। ओके, सो जो मॉलिक्यूल है वी नो कि किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जैसे एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एलिमेंट एटम है, उसी तरह से सब्सटेंस के लिए मॉलिक्यूल है। और जो इसकी प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूल की, वो सारी वही सेम प्रॉपर्टीज होंगी जो सब्सटेंस की है, और ये मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है इन इटसेल्फ, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। सो मॉलिक्यूल based on the number of atoms present in it and the type of atoms present, इस बेसिस पे मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हियर, जिसमें उसे बताया कि अगर एक ही एटम के मॉलिक्यूल बने हुए हैं, ठीक है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक ही एटम है, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियन, आर्गन, ये जो जितने ये नोबल गैसेस हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, और ये एक ही एटम से मिलकर बनी होती हैं,
ये ऐसा नहीं देखा कि नेचर ये हीलियम 2 बना, नहीं। सो ये मोनोटॉमिक है, ठीक है। These are the substances, like these are the smallest entity of any substance, लेकिन ये मॉलिक्यूल मतलब मोनोटॉमिक है, एक ही एटम पे एग्जिस्ट करती है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है एटॉमिक फॉर्म में, अपनी मोनोटॉमिक फॉर्म में, राइट। जो डायटोमिक है, दिस नेम शोज, डाई का मतलब 2, मोनो का मतलब जैसे 1 था। सो डायटोमिक मीन्स 2, तो इसमें दो एटम्स प्रेजेंट हो गए, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ HCl, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ट्राइएटोमिक में 3, जस्ट लाइक इन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड 3 से ज्यादा हो गए तो हम उसे कहेंगे ये पॉलीएटॉमिक है, जैसे मीथेन, ग्लूकोज एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं। इस तरह से बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हम होमोटोमिक और हेट्रोटोमिक कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल H2, ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन, सल्फर जो है एट और फास्फोरस, इनमें बेशक 8 एटम्स हैं या 4 एटम हैं, ऑक्सीजन में 3 एटम है, ओजोन में, लेकिन ये एक ही तरह के ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है, राइट। तो 3 ऑक्सीजन एटम्स मिलके ओजोन बना रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज होमोटोमिक, जिसमें एक ही तरह के एटम्स हैं, एक ही तरह के एलिमेंट के एटम्स हैं, यू कैन से अदर वर्ड, इन अदर वर्ड्स, ठीक। लेकिन अगर हेट्रो हेट्रो में मीन्स डिफरेंट, तो इसमें डिफरेंट तरह के एटम्स अटैच होकर वो मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। ओके। तो आगे जो एवोगैड्रो नंबर की अगर बात करें, तो एक स्पेसिफिक नंबर है, ठीक। अ, उसने कहा कि एक स्पेसिफिक, अगर हम एक अमाउंट लें, मोल, ठीक, उस मोल मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटरेस्ट पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जो है वो एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है, फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड इट एक्चुअली। ओके, सो मोल क्या होता है और एवोगैड्रो नंबर क्या है, इसको पहले इन डिटेल देख लेते हैं। Okay, so I think we will cover it in the next class because it's a whole new topic in itself. So till now we have just covered about, in this lecture we started with the relative atomic mass, and we saw that कि जो relative atomic mass है वो क्या होता है, ठीक है। atomic mass unit क्या होता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब अगर हम देखें तो उसका कितना मास होता है, ठीक। ईच प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1 AMU, और एक AMU 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम्स के इक्वल है। और लेटर ऑन भी था कि जब हम भी केमिकल फार्मूला लिख रहे होते हैं तो एक ये चीज़ भी है कि हम आयनिक कंपाउंड्स के केस में जैसे वो चार्ज ऊपर आया तो वो हम क्रॉस एक्सचेंज करेंगे और वो दूसरे एटम के बॉटम पे जाके लिखा जाएगा। While in the case of the presence of radical ions, हम क्या करेंगे, parentheses डाल देंगे नेगेटिव आयन को इनक्लोज करने के लिए, और बाकी वही क्रॉस एक्सचेंज होगा चार्जेस का, और वो बॉटम में लिखा जाएगा सबस्क्रिप्ट में। केमिकल फार्मूला दो तरह के हैं, उनमें से जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जिसमें यूज होती है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। और फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला और उनके मैथ्स को देखा, और न्यूट्रॉन आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस, रेडिकल्स और इनके आपस में कंपैरिजंस देखे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे।